बात करो उधर। 92 और 238 ये कन्वर्ट हुआ था किसमें? थोरियम में। क्या इसमें से इमिट हुआ था? एल्फा पार्टिकल और एल्फा पार्टिकल। और ये 90 और यहाँ 234। अब ये बदल गया थोरियम में। ये यूरेनियम इज कन्वर्टेड इनटू थोरियम। अब थोरियम देखो किसमें जो कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रॉन में निकलता है थोरियम। ठीक। अब इसके अंदर से न्यूट्रॉन निकलेगा। क्या निकलेगा? ये न्यूट्रॉन कह रहे हैं बीटा पार्टिकल। तो इसके अंदर से क्या निकलेगा? बीटा पार्टिकल निकलेगा। तो बीटा पार्टिकल के निकलने का मतलब क्या है? कौन निकल -10 ये है ना बीटा पार्टिकल। तो ये 91 हो जाएगा और ये अपनी जगह पर। अब ये क्या बन गया है ना? अब ये Pa, ठीक है? Pa प्रोटोक्टीनियम, ठीक ना? हाँ, प्रोटोक्टीनियम। प्रोटोक्टीनियम में देखो ये कन्वर्ट हो गया। ठीक। इसके बाद क्या निकलेगा? एंटी न्यूट्रिनो। ठीक। और फिर इसके बाद एनर्जी निकलेगी कुछ। ठीक ना? तो हो गया। ये पास करना है वो इलेक्ट्रॉन ही होता है, मगर बीटा पार्टिकल की जो स्पीड होती है, ये जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। ठीक ना? तो बीटा पार्टिकल का मास इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा क्यों होता है, इस पर थोड़ा बात हो जाए। ठीक। पास करो। देखो m = ये फार्मूला होता है m = m0/1 - v²/c²। ये काफ़ी फेमस इक्वेशन होता है, जहाँ m जो है रेस्ट मास है, मास ऑफ रेस्ट। नहीं ये m0 ये m0 ये रेस्ट का मास है। ये बात समझ में? ठीक ना? और इसको क्या कहेंगे अनस? कौन सा मास ये? m वाला। हाँ बोलो। m0 रेस्ट मास है। हाँ m0 रेस्ट मास है ये। इसके बाद उसका मास कितना? मास इन मूविंग स्टेट। हाँ, मास इन मूविंग स्टेट। देखो यहाँ कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, अगर पार्टिकल मूव कर रहा है और एक वो पार्टिकल मान लो रेस्ट में है, देखो मेरे इधर वो पार्टिकल अगर रेस्ट में है और वो पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, तो मास का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? अगर मास देखो अगर वो मूव नहीं कर रहा है, अगर वो मूव नहीं कर रहा है तो ये वेलोसिटी v = क्या हो जाएगी? देखो अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो v = 0। यहाँ देखो v = 0। उधर देखो अगर मास अगर वो मूव नहीं कर रहा है मास, तो ये v क्या हो जाएगा? 0। v 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ये पूरा तो √1 क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो m0/1 क्या होगा? m0। तो m = m0। ठीक ना? मतलब दोनों मास क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। दोनों मास बराबर। रेस्ट मास और मूविंग मास दोनों क्या हो जाएगा? सेम। मास तो मूव कर ही नहीं रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल जो हो जाएंगे। ठीक। अब देखो दूसरा केस, अगर ये मूव कर रहा है, ठीक, तो अगर ये मूव कर रहा है तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ इसकी वेलोसिटी होगी, तो ये डिजिट कुछ आएगी कि नहीं आएगी? ये फ्रैक्शन कुछ आएगा। जब v जिंदा होगा तो v/c² कुछ आएगा। तो ये 1 में से क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। ये चीज क्या होगी? घट जाएगी डिनोमिनेटर, 1 से छोटा हो जाएगा।
तो जब डिनोमिनेटर 1 से छोटा हो जाएगा तो m क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नहीं समझे? मान लो डिनोमिनेटर 1 से छोटा 1/2 हो गया, m नॉट अपन 1/2 हो गया m, ठीक है? तो ठीक ना, तो ये कितना हो जाएगा, m इक्वल टू 2, ये हमारा जो मास जो है वो रेस्ट का डबल हो गया। मूविंग का मास, मूविंग पार्टिकल का मास रेस्ट के मास का डबल हो गया। तो डिनोमिनेटर अगर छोटा होगा तो ये मास m क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक ना? तो अगर ये मूव कर रहा है तो ये डिनोमिनेटर क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर ये देखो, बात ये समझ में आई बोलो? अगर ये स्पीड ऑफ लाइट के अगर अब लाइट की स्पीड से अगर ये मूव करे हैं तो ऊपर नीचे दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। इनफाइनाइट। तो m नॉट अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो इफ v इक्वल टू c तो m क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। उसका मास बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। बात समझ में? तो अब जो बीटा पार्टिकल है, जो बीटा पार्टिकल जो निकल रहा है, इसकी क्या है, स्पीड है, इसकी स्पीड है। बात समझ में आई? इसकी स्पीड है बीटा, इसकी स्पीड है, ठीक ना? तो जब इसकी स्पीड है, ये जो निकल रहा है ना, इसके अंदर से ये निकल रहा है स्पीड के साथ। तो जब इसकी स्पीड है तो स्पीड की वजह से इसका मास क्या होगा, बढ़ जाएगा। स्पीड की वजह से इसका मास बढ़ जाएगा, ठीक है ना? तो दोनों में फर्क यही है कि जो बीटा पार्टिकल है ये भी क्या इलेक्ट्रॉन ही है, बस इसका मास ज़्यादा होता है, इसका मास ज़्यादा होता है।